एक लड़का जब 16 साल का होता है तभी वो अपने घर को छोड़ देता है। घर को छोड़कर वो दिल्ली पहुंच जाता है और दोस्तों उस घर में एक लड़की भी होती है जो उस समय 19 साल की होती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के हिसाब से ही ये लड़का उस घर का एकदम से सदस्य बन जाता है। और एक दिन जब उस घर की उस लड़की की शादी होती है, जब वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो इसी नौकर से लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे माता पिता का हमेशा ध्यान रखना, इन्हें छोड़कर कभी भी मत चले जाना। दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपनी ससुराल में चली जाती है और ससुराल में जाने के कुछ दिन बाद ही यहाँ पर माता पिता का देहांत हो जाता है। और जब यहाँ पर उसकी ससुराल वाले लोग भी आते हैं तो यहाँ से उसे साथ साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये बार बार मना करती है कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अपने माता पिता का क्रियाकर्म करना है क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर घर वाले ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज दीपावली का त्यौहार है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एपीएच परिवार की तरफ से आप हमेशा खुश रहें और हमेशा आपके जीवन में उन्नति आती रहे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यहाँ पर रामेश्वर नारायण नाम का एक व्यक्ति जिसके 4 बेटे होते हैं, जिनमें एक बेटा जिसका नाम राज नारायण होता है और उसकी शादी दीपा नारायण के साथ हो जाती है। काफ़ी दिन उनकी शादी को हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद यहाँ पर एक लड़का जो दीपा नारायण के घर का नौकर होता है जिसका नाम मोहन होता है, वो यहाँ पर आता है। और मोहन यहाँ पर आने के बाद इनके घर में ऐसे प्रवेश करता है जैसे ये घर का ही सदस्य है। दोस्तों यहाँ पर दीपा भी इसे घर का सदस्य माना करती और आज यहाँ पर इन दोनों की ऐसी बातें हो रही थी कि यहाँ पर जो मोहन था वो कह रहा था कि अब तो तुम बड़ी जल्दी उठ जाया करती होगी क्योंकि सुबह तुम्हें घर का काम करना पड़ता होगा, लेकिन वहां तो तुम मेरे बार बार कहने के बाद भी नहीं उठती थी। दोस्तों ये सब बातें जो दीपा का पति होता है राज नारायण वो सुन रहा होता है, उसे इन बातों का बहुत बुरा लगता है कि मेरी पत्नी से ये नौकर ऐसे कैसे कह रहा है। वो यहाँ पर झगड़ा करने लगता है और दीपा से कहने लगता है कि ये ऐसा कैसे कह रहा है। तो यहाँ पर दीपा बताती है कि जब ये 16 साल का था, मैं 19 साल की थी, तब हमारे घर पर ये नौकरी करने के लिए आया था और जब मेरी शादी हुई थी तब ये 19 साल का होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मोटी थी और मुझे सुबह सुबह मेरे घर वाले कहा करते थे कि शादी के बाद तुझे तेरे ससुराल वाले ताने मारेंगे, इसलिए तू जल्दी उठ जा। ये खुद मुझे आकर सुबह जगाया करता था, इसलिए ये सब कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर पति को बहुत बुरा लगता है और पति यहाँ पर कहने लगता है कि तुम इससे दूर रहो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि पति के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ और समय बीतता है। जो यहाँ पर राज नारायण होता है वो अपने काम के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया करता, उसे ज़्यादातर बस यहाँ पर ऐसा लगा रहता है कि तेरी पत्नी कहीं उस नौकर से बात तो नहीं कर रही। अब तो यहाँ तक होता है कि वो अपनी पत्नी के मोबाइल से उस नौकर का नंबर भी ब्लॉक करा देता है और उससे बातचीत नहीं करने देता। एक दिन का वाकया होता है जब मोहन अपने मालिक यानी दीपा के पिता और उसकी माँ के साथ होता है। तो यहाँ पर दीपा अपनी माँ से बातचीत कर रही होती है, तो यहाँ पर नौकर भी कहता है कि मुझे भी बात कराइए। माँ को भी वो लड़की सारी बातें बता देती है। माँ कहती है कि नहीं नहीं, अब तुम उससे बात नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, अब वो यहाँ पर उससे बात नहीं कर पाता। नौकर को भी समझ में आ जाता है कि मामला क्या चल रहा है। दोस्तों धीरे धीरे करके कुछ और समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर दीपा की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो दीपा यहाँ पर मिलने के लिए अपनी माँ के पास आती है। माँ को गाजियाबाद से दिल्ली के लिए दिखाने के लिए ले जाना होता है। तो यहाँ पर जो नौकर होता है वो गाड़ी को चलाता है। पहले तो ये लड़की अगली सीट पर बैठ जाया करती, आज माँ अगली सीट पर बैठती है, ये लड़की पिछली सीट पर बैठ जाती है और वहाँ पर धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों इसके
बाद यहाँ पर और कुछ समय बीतता है, लेकिन यहाँ पर जो दीपा का पति होता है राज नारायण, वो बार बार वीडियो कॉल करके उससे बात किया करता है और उससे यही कहता है कि कहीं तुम नौकर के साथ तो बातचीत नहीं कर रही। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा शक हो जाता है, जबकि दीपा यहाँ पर उससे कुछ बात ही नहीं कर रही थी, ना वो लड़का उससे कोई बात कर रहा था। दोस्तों उसके बाद दीपा अपने घर चली जाती है। इनका वाकया होता है, बीमारी के चलते हुए दीपा की माँ इस जहां को छोड़कर चली जाती है और उसके करीब करीब 3 घंटे बाद ही हार्ट अटैक से दीपा जी के पिताजी भी इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब माता पिता की मौत का सदमा दीपा को बहुत बुरा लगता है। दीपा भागती हुई सीधे अपने मायके में आ जाती है और वहां पर उसके साथ राज भी आता है, राज के माता पिता भी आते हैं और यहाँ पर जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है उसके बाद यहाँ पर दीपा से कहने लगते हैं कि दीपा अब तुम हमारे साथ में चलो। लेकिन यहाँ पर दीपा कहने लगती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मेरे माता पिता कि अंतिम क्रियाक्रम के लिए मुझे बहुत कुछ और भी करना होगा, क्योंकि 12-13 दिन यहाँ पर मुझे बैठना होगा। यहाँ पर है ही कौन? तो यहाँ पर जो राज होता है वो कहने लगता है ठीक है फिर इस नौकर को यहाँ से भगा दो। दोस्तों आज इस दीपा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो राज नारायण को तमाचा लगा देती है और कहने लगती है कि तुझे और कुछ दिखता ही नहीं, बस तुझे ये नौकर ही दिखता है। दोस्तों यहाँ पर उस नौकर को भी बहुत बुरा लगता है। नौकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहने लगता है कि मालिक आप यहाँ से जाना मत, मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी वजह से अगर आपका जीवन खराब हो रहा है तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना, एक पल भी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना है। लेकिन यहाँ पर दीपा मोहन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, मैं जब तक नहीं कहूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगे, नहीं मुझे तो अभी जाना है। दोस्तों दीपा यहाँ पर मोहन को भी 2-3 तमाचे लगा देती है। अब यहाँ पर मोहन भी चुपचाप बैठ जाता है। दीपा को याद आने लगते हैं उसके पिता की बातें। उसके पिता ने कहा था कि मोहन को कभी भी यहाँ से मत जाने देना, ये हमारे कारोबार को आराम से संभाल लेगा और इसके अलावा हमारे कारोबार को कोई नहीं संभाल सकता। अब यहाँ पर दीपा यही सोचने लगती है कि मोहन यहीं पर रहे। दोस्तों उसके बाद मोहन यहाँ पर रहने लगता है और पूरे 12-13 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना यहाँ पर राज के परिवार में से कोई इधर आता है, ना ही उसकी कोई माता पिता या कोई और भी रिश्तेदार आता है। दोस्तों दीपा यहाँ पर बहुत परेशान होने लगती है। परेशान होकर धीरे धीरे अपने कामकाज को संभालने लगती। लगभग 1 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। इन 1 साल में कभी भी दीपा के पास ना तो राज का फ़ोन आया, ना ही दीपा ने फ़ोन करने की कोशिश की। एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ पर राज ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। दोस्तों अब दीपा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दीपावली का त्यौहार आ जाता है। आज यहाँ पर इनकी जो केमिकल की दुकान होती है उस पर 4 नौकर और लगे होते हैं। उन 4 नौकरों को दीपा गिफ्ट दे रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का होता है मोहन, ये चुपचाप बैठा होता है, इसे कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। जब दीपावली आया करती तो जो दीपा का पिता हुआ था करता था वो यहाँ पर इसको बहुत अच्छी गिफ्ट देता, कभी तो मोटरसाइकिल दे देता तो कभी कुछ और सामान दे दिया करता। आज यहाँ पर नौकर मोहन बैठकर अपने मालिक को याद करने लगता है। दोस्तों फिर यहाँ पर अब वो जाने की कहता है कि मुझे अब जाना है, क्योंकि वो यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला होता है। दोस्तों यहाँ पर दीपा कहती है कि दीपावली का बोनस गिफ्ट नहीं लेकर जाओगे, तो यहाँ पर वो कहता है कि मालकिन मुझे अब जाने दीजिए, मेरा जाने का समय हो गया है। फिर वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए रुको। फिर उसके बाद दीपा एक ऐसी साड़ी पहनकर आती है जो इस नौकर को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दोस्तों आज उस साड़ी में उसके सामने होती है और उससे कहने लगती है कि मेरा जीवन तो बस ऐसे ही खराब हो चुका है, मैं तन्हाइयों में अपने जीवन को काट रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो? तो यहाँ पर मोहन कहने लगता है कि मैडम भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उचक कर चांद को कैसे छू सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ से मोहन जाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपा उसका हाथ थामती है और उससे कहती है कि मोहन ऐसे तुम भला कैसे चले जाओगे, इस कामकाज को कौन संभालेगा, और मैं भी यहाँ पर इसी तरह से अब तना हूँ, मेरे साथ मेरे जीवन को आगे बढ़ाओ ना, मेरे जीवन के साथ आगे बढ़ो ना। तो यहाँ पर मोहन उसको बार बार मना करता है, लेकिन बार बार मना करने के बावजूद अब यहाँ पर दीपा भी उसके साथ हो लेती है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मोहन कहता है कि मैडम भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर दीपा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
तो मुझे अपने साथ ले चलिए। तो यहाँ पर मोहन कहता है ठीक है, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँगा, फिर तुम्हारे साथ में यहीं पर रहूँगा। दोस्तों ऐसा कहकर मोहन वहाँ से निकल लेता है और उस दिन के बाद से कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचता। दीपा इंतज़ार करती रहती है दोस्तों, क्या ये दोनों कभी आपस में मिल पाएंगे, क्या दोबारा इनका आमना सामना होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्या इन दोनों को मिल जाना चाहिए, इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सेहाज जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुम्मन श्रीवास्तव सर राम राम जी, बिहार 28 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें दोस्तों। उसके बाद बबलू कुमार का कमेंट आता है, वो भी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन सिंह बालावत जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजा कांत श्री जी, भाई साहब रूह होता है रोहू नहीं, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रणधीर चौहान जी, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों लास्ट में जाते जाते आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस पर्व को मनाएं, ये खुशियों का त्यौहार आपके लिए हमेशा खुशियाँ लाता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।